हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जाहिर सी बात है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बेरोज़गार कैसा हो सकता है। बोला सर बेरोज़गार ही हैं। दूसरी बात ये है कि जब उस बेरोज़गार के सामने परीक्षा एकदम से तारीखें अनाउंस की हुई हों, तो उसकी हालत और भी देखने लायक होती है। मैं समझ सकता हूँ, है ना। इस दौर में जहाँ आज आप हैं, मैं भी था कभी कुछ समय पहले। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। बोर्ड पर मैंने समय बचाने के लिए पहले ही लिख लिया है। चूँकि समय बहुत कम है और इतने बचे समय में बहुत कम से मेरा मतलब है राजस्थान में स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम है 22-23 जून से आरंभ है। तो अब जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज हो गई 3 फरवरी। तो लगभग मोटे-मोटा मान के चलते हैं 4 महीने हैं। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने मानकर चलते हैं इसको, ठीक है। तो इस बचे 4 महीने में क्या हम इस आरएस या ये फर्स्ट ग्रेड को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। देखो बेटा, बाकी सारी चीज़ें जो है ना कि कितनी वैकेंसी कितनी नहीं, वो सब फालतू की बातें होती हैं। ये उनके लिए छोड़ दो जो केवल चाय की थड़ी पे गॉसिप करने के लिए ही तैयारी के नाम पे बाहर आए हैं। ठीक है, आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं तो उसी हिसाब से सोचिएगा। देखो, दो बिंदु होते हैं जब हम किसी कार्य का उसको डिकोड कर रहे होते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं, तो दो बिंदुओं पर जरूर ध्यान दे लेना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस एक बार बहुत अलग तरीके से मैंने बताया है। आज की ये जो कक्षा है, मैं मेरे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, साथियों के लिए लेकर आया हूँ। दो कारण हैं लाने के। एक तो क्या है कि आप कुछ लोग आरएस प्री में डाइवर्ट हो गए थे बीच में। एक बेरोजगार को, चूंकि मैं समझ सकता हूँ, कोई भी परीक्षा आती है, फॉर्म निकलता है, हर एक भर देता है। वो लगभग समर्पित विद्यार्थी आधे मुश्किल से होते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि मेरा अपना जो विद्यार्थी हैं ऑनलाइन, जो मेरे एप्लीकेशन में एनरोल्ड हैं, अभी कुछ दिन पहले कोर्स लॉन्च किया था। तो मेरी क्लासेज चूँकि बिल्कुल लेटेस्ट, मैं रोज़ रिकॉर्ड करके रोज़ डालने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ नियमितता से नहीं डल पा रहा है। कारण उसके जो भी हैं अलग वीडियो में चर्चा करूँगा। मोटे मोटा कारण ये है कि मैं समग्रता और पेपर को ध्यान रखते हुए लालची होता जा रहा हूँ। जो 2 घंटे में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, वो 5 दिन रिसर्च करता हूँ। मुझे लगता है कि स्टूडेंट खुद भटके, बाद में क्वेश्चन पता ही नहीं चले कहाँ से आए हैं, या ये किताब पढूँ, वो किताब पढूँ, इन सब में फँसे। इससे अच्छा है मैं ही मेहनत कर लूँ, इसलिए उसमें विलम्ब हो रहा है। इसलिए भी ये वीडियो आया है कि आप जो मेरे साथी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि क्या आपका कोर्स पूरा समय से हो पाएगा या नहीं। ठीक है, सभी परख लीजिए। सिलेबस जानना ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरत है उस सिलेबस को कवर करने के लिए मटेरियल सबसे अच्छा कौन-सा हो, और टेस्ट सीरीज़ का क्या महत्व है। इसको हमने कहा है कि ज़रूरत क्या है, इस सिलेबस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो सिलेबस, 2 प्रकार का सिलेबस फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है वो प्रिंट जो आरपीएससी की साइट से मैंने निकाला, अंग्रेजी प्रिंट, ठीक है। इस अंग्रेजी के सिलेबस में सिलेबस थोड़ा बिखरा बिखरा है। मैंने एक दिन और भी शायद एप्लीकेशन में मैंने पहला वीडियो डाला हुआ है, फ्री है वो, और यूट्यूब पे है कि नहीं देखूंगा। मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस सिलेबस को आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में डिकोड कर लीजिए। बस मात्र इतने से में ये सारा सिलेबस हो गया। देखो, क्योंकि बिंदुओं का अलग अलग पढ़ें या दोहराव करें, उससे अच्छा है खुद कौन से पॉइंट को कहाँ किसके साथ पढ़ना है, ये मैंने डिकोड कर रखा है। बहुत आसानी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी की प्रवृत्ति पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले मूल बिंदु पर आते हैं। वीडियो लंबा नहीं, बहुत छोटा सा करना है। आपको आत्मविश्वास आए आज के वीडियो से और लगे कि हाँ सर हम कर सकते हैं 4 महीने में, तो मज़े आ जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। आपके जब फ़ोन कॉल आते हैं ना, तो सब डरे हुए होते हैं। आइए मुद्दे पे आइए। देखो, सिलेबस में कुल पॉलिटिकल साइंस में आपके 5 पार्ट दिए गए हैं। 5 पार्ट, मैं एक बार, ठीक है कैमरा पूरा आ रहा है, ऑलराइट। 5 पार्ट दिए गए हैं। इनमें पांचों को मिला के हमें ये खोजना है कि टोटल बिंदु या पॉइंट कितने हैं, किस पॉइंट का कितना विस्तार है। इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे बार बार
लैपटॉप में इसलिए देखना पड़ता है कहीं आवाज़ में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कई बार स्पार्किंग आ जाती है। पहला है सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरीज। तो सिद्धांत में तीन प्रकार का, तीन अलग अलग स्वरूप हैं इसमें। पहला है उसका इंट्रोडक्शन, इस विषय का इंट्रोडक्शन को उन्होंने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों से इसका परिचय आपसे पूछा है, और उस परिचय में अर्थ, उसका महत्व और प्रकृति जैसी बातें हैं। दो परिप्रेक्ष्य में, इसका मतलब मैं इन्हें दो टॉपिक मानता हूँ, एक परंपरागत और एक आधुनिक। अवधारणाएं कुल मिला के, जैसे अब कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, जैसे आपका है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, ये अवधारणाएं हैं। ठीक है, अवधारणाएं कुल मिला के 8 हैं, क्योंकि मैंने राज्य की संप्रभुता और बहुलवाद, ये भी अवधारणाओं में ही आते हैं। तो 8 वो हैं। उपागम कुल मिला के, उपागम जो है कंपैरेटिव के भी, आईआर में भी जो काम आएंगे, और थ्योरी के जो आपको कॉमन जो है सारे मिलाकर, जैसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद भी एक उपागम है जो मास्टर लेवल का है, जो बिखरा पड़ा है सिलेबस में। सारे उपागम मिला के 7 उपागम पढ़ने हैं। ठीक है, मोटे मोटा। तुलनात्मक के टोटल टॉपिक, अच्छा तुलनात्मक के जो टॉपिक है ना, वो उनकी ड्यूरेशन छोटी है, बड़ी सटीकता से चलते हैं। इनका एक टॉपिक यदि औसत 4 घंटे लेगा, तो इनका एक टॉपिक 2 घंटे में हो जा रहा है। तो 21 टॉपिक हैं तुलनात्मक में। भारतीय राजनीति, ये है इंडियन पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति की प्रवृत्ति। मोटे मोटा तौर पे ऐसे टॉपिक जो आप उलझते हो, जो आपको, जिनके सवाल नहीं मिलते, जिनका कंसेप्ट कि सर किस बुक में से पढ़ें, वो वाले टॉपिक। तो भारतीय राजनीति के वो 10 टॉपिक हैं। इंडियन पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है उसके 10 टॉपिक हैं, और संविधान या राजव्यवस्था जिसे कहते हो उसके 17 टॉपिक हैं। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुल 16 टॉपिक में सिमट जाता है। इसमें भी टू द पॉइंट है। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो एक तो है शीत युद्ध का, और दूसरा है यूएन से संबंधित। अब आते हैं थिंकर पर। भाई 10 पाश्चात्य थिंकर हैं, 5 इंडियन थिंकर हैं, बहुत ही छोटा पार्ट है, 15 थिंकर हैं टोटल। अगर मोटे मोटा मैं टोटल करता हूँ तो ये अपने 96 टॉपिक होते हैं। अब देखो, जो तुलनात्मक के टॉपिक हैं वो 2-2 घंटे में हो जा रहे हैं, लेकिन थ्योरी के और इंडियन पॉलिटी के 2-3 टॉपिक इतने बड़े टॉपिक होते हैं, जैसे संसद है, 5 घंटे भी लग जाएं उसमें। यहाँ भी औसत, तो मैंने एक मोटे मोटा औसत जो ली है, जैसे थिंकर है 2 घंटे में कवर हो जाता है एक टॉपिक, 2-2.5-3 घंटे मैक्सिमम। 3 घंटे प्रति टॉपिक के हिसाब से भी हम देखें तो कम से कम 288 या 290 घंटे इसमें लगने हैं। अब आप कहेंगे सर क्या ये 290 घंटे की जो डिमांड है ये सब पर लागू होती है? बेटा मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि आपकी योग्यता क्या है। अब ये किस पर लागू होगी ये सुन लें ज़रा ध्यान से, बस यही है आपका टर्निंग पॉइंट, यही आपकी तैयारी को खराब कर देता है, और यही सटीकता से होता है। अगर आप समझ पाए, मैं देखो आत्मविश्वास आ जाएगा आप में, इतना सटीकता से इसको डिकोड कर रहे हैं। और अगर समझ में आए तो और मित्रों को भी पहुंचा देना कि देखो ऐसे पढ़ो सिलेबस को। अब हमारे पास ये पता हो गया कि हमें 96 टॉपिक पढ़ने हैं, पर बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न ये होता है कि ये कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। इसका जो गैप है ना, यही बिजनेस खड़ा करता है इन कोचिंग वालों का। यानी मैं भी उसी लाइन में हूँ कहने को तो ईमानदारी से, पर आरपीएससी ने तो कल प्री का पेपर देखा, कुछ दिन पहले आरएस मेंस का आया था, धज्जियाँ उड़ा दी है ना कोचिंग वालों की। मैं उनमें नहीं हूँ क्योंकि मैं कोचिंग नहीं चलाता, मैं विद्यार्थियों को गाइड करने का काम करता हूँ। ऑनलाइन भी ऐसा ही चलता है मेरा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता, और ऑफलाइन में भी बिल्कुल नहीं करता, ना भीड़ लेता। 100 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, चाहे 1 लाख रुपए दो आप फीस के 10,000 की बजाय, तो भी नहीं लूँगा, क्योंकि जब मैं ध्यान ही नहीं दे पाऊँगा तो क्या मतलब है, राइट। अब आते हैं मुद्दे पर। जरूरत है इस 96 टॉपिक का मटेरियल कौन सा हो और टेस्ट सीरीज कैसी हो, ध्यान से समझना जरा। अब यहां आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। मटेरियल ऐसा हो जो कंप्लीट कवरेज देता हो, कंप्लीट कवरेज।
ठीक है, इसका मतलब है आरपीएससी में आजकल क्या है, डेडली फैक्चुअल पेपर बहुत आता है, तो उसका विस्तार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बताने वाले हमसे भी पूछते हैं कि सर कितनी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, तो सारे टॉपिक को कवर करवाने में 20-30 किताबों के नाम बताने पड़ जाते हैं, यानी बहुत विस्तारवादी है, ये फंसवाता है आपको। दूसरा है सीक्वेंस होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ो, पहली बात तो कवरेज करने वाला हो, दूसरा सीक्वेंस हो और क्रमिकता से तथा एक फ्लो में लिखा गया हो। इसका देखो, ये मैंने क्यों बोला है, मैंने मार्केट में हमारे एक चौधरी साहब अध्यापक हैं, प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, अच्छे अध्यापक हैं, व्यक्ति भी उतने ही अच्छे हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका, पर उनके पहले के नोट्स मेरे हाथ लगे, मैंने देखा उनको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आपके जैसे विद्यार्थियों के बहुत सारों की पता है क्या उसमें फीडबैक, हमेशा मेरे पास जो अभी विद्यार्थी वो ये कहते हैं कि सर अच्छा होना ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, पर उनके जो नोट्स मैंने देखे ना, उनके क्या बहुत सारे लोगों की बिखरे बिखरे से हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के बच्चे का ज़्यादातर की समस्या मैंने ये देखी है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक यही नहीं समझ पाते कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। अब जब कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, आप इसी ऊहा-पोह में उलझे हुए हो, दिमाग में पहाड़ खड़ा है, रिवीजन कैसे करोगे? और चूँकि पेपर आ रहा है मेमोरी बेस्ड, बहुत ज़्यादा पेपर मेमोरी बेस्ड है। लोग कहते हैं कंसेप्चुअल, मैं कहता हूँ कंसेप्ट में भी मेमोराइज़ करने की चीज़ें वो पूछ रहा है। आरपीएससी का पेपर भारत के अन्य आयोगों से बिल्कुल अलग पैटर्न अपना चुका है, मज़ेदार पेपर। फैक्ट दिखते हैं, पर वो जब होंगे जब गहरे कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत गहरा उतरे हो, तो मैं इसे डेडली फैक्ट कह सकता हूँ, राइट। अच्छा, तो उन नोट्स में बड़ी कमी देखी, बच्चों ने भी कहा कि सर पढ़ने को पढ़ा बहुत, पर क्या पढ़ा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बड़ी चीज़ मैंने देखी इंटरव्यू के दरमियान, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लोगों के नंबर बड़े अच्छे आए, क्योंकि ऐसे नए युवा हैं तो रटने में माहिर होते हैं, तो नोट्स रट डाले, चाहे कैसे भी था, मार्क्स आ गए। अब वो यहाँ लिटरली जहाँ मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ नीचे चेयर डली हुई थी, एक लड़की आई अपने पेरेंट्स के साथ, और वो बच्ची रोने लग गई। उसके मार्क्स बहुत अच्छे, 117 नंबर आ रहे हैं उसके कॉलेज प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में, और उनसे बोला नहीं जा रहा। बोले सर सच यही है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस रट लिया, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं आता। अब टर्मिनोलॉजी पे बोलना या डिस्कस करना तब होता है जब आपके आत्मविश्वास है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे कम से कम मुझे 50, मिनिमम 50 फीडबैक मिले कि सर नंबर तो ये ले लिए जैसे तैसे, पर दिक्कत हो गई। तो सीक्वेंस से लिखे हुए मटेरियल का ये फ़ायदा होता है कि आप उसे, बेशक वो दुनिया का सब कुछ नहीं है, पर जितना भी है वो आपके काम आ सकता है। यार ऐसा ब्रह्मास्त्र क्या काम का जो आपके काम ही ना आए, उससे बढ़िया तो ऐसा भाला या ऐसी तलवार ज़्यादा अच्छी है जो बेहतर, और 100-500 बार जिसकी प्रैक्टिस कर ली है आपने, उसको ज़्यादा परफेक्शन से चला सकते हो, नेगेटिव में नहीं फंसोगे उस तलवार की लड़ाई में, और उस ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में पिट के आ जाओगे, कहने को ब्रह्मास्त्र था। समझना इस महत्व को, इस महात्म्य को समझना। अब इस तरह के नोट्स हों, एक फ्लो में हो, मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाना चाहता हूँ। देखो, एक फाइल उठा लेता हूँ मेरी, कोई भी फाइल ले लेते हैं, राइट, सेकुलर सॉवरेंटी की ले लूँ, चलो सॉवरेंटी की ले लेते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो मैंने एप्लीकेशन में डाल रखी हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप ज़रा समझना, है ना? ये तो आपको दिखेगा नहीं, मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ, सॉरी। हाँ, अभी 1 सेकंड के लिए रुको। स्टेट की ले लेते हैं, राज्य, जो मेरे हैंड रिटन होगा इस पे, उसका ले लेते हैं। एक बार इनको ज़रा समझना। देखो, मैं 5-4 स्लाइड आगे पीछे करता हूँ। मोटे तौर पर देखो, शुरुआत से बहुत एक फ्लो है, हर चीज़ में एक फ्लो चार्ट पे चल रहा है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट पे, क्रमिकता से, क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते हुए, स्टार लगाते हुए, सारी चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ से नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा एक फ्लो है, कहीं भी इधर उधर कोई चीज़ें नहीं। हर जगह ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को।
इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने मटेरियल को लेना है। अब जैसे राज्य की प्रकृति के संबंध में विचार अगले स्लाइड पे होंगे, लेकिन क्रमिकता से पहले उदारवादी क्या कहते हैं, समाजवादी क्या कहते हैं, आदर्शवादी क्या कहते हैं, अराजकतावादी, फाशीवादी, उपनिवेश या उत्तर उपनिवेशवादी, सबाल्टर्न क्या कहते हैं, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, संरचनावादी क्या कहते हैं। आपके सिलेबस में वहाँ केवल ये 6 हैं, लेकिन मैंने 8 को समझाया है। तो इस तरह से जो है ना, आप अपने मटेरियल को आप रख सकते हो, राइट। ये मैंने केवल आपको उदाहरण देने के लिए ये स्लाइड खोल के बताई थी। अब वापस आता हूं, तो कंप्लीट कवरेज वाला मटेरियल हो, सीक्वेंस और क्रमिकता बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि मैं इस पर स्टार लगा देता हूं कि सीक्वेंस और क्रमिकता से नहीं है ना, तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया मटेरियल भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, सीक्वेंस और फ्लो बहुत जरूरी है। एक फ्लो में लिखा हो, फ्लो का मतलब होता है आप पढ़ो तो कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म ये वाली दिक्कत ना रही, माइंड में बैठ गया। आंख बंद करके रिवीजन करो तो एक बिंदु से शुरू होकर अंतिम सीढ़ी तक चले जाओगे। ऐसा ही मटेरियल होना चाहिए। अब किससे पढ़ते हो, कहाँ नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। एक और बात, मटेरियल के 2 बिंदु लिए हैं मैंने। पहला तो हो गया ये मूल टेक्स्ट, दूसरा है पिछले 3 या 4 वर्ष के, केवल 3 और 4 वर्ष के। फिर याद दिला रहा हूं, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पुलंदे से या ग्रंथ से कभी विषय का अध्यापक नहीं बना जाता, लेकिन हमें उसमें से केवल क्या देखना होता है कि भाई पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस पैटर्न में पढ़ाई करें। ये बहुत जरूरी होता है, अभ्यास ये इसी से होता है। तो पिछले 3 या 4 वर्ष के आप पेपर ले लीजिए। फिर आता है कि सर ये मटेरियल आपने बता दिया, इस तरह होना चाहिए, किताबें क्या हों। कई लोग अब किताब पढ़ने के लिए अलग से मत भटकना, समय बहुत कम है। हम रणनीति पर बात कर रहे हैं 4 महीने की पे। फिर भी अगर आपको 2, 4, 5 किताबें देखनी हों तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर एक 5-7 वीडियो पहले एक वीडियो पड़ा है, देखना उसको। वो है राजनीति विज्ञान की 5 महत्वपूर्ण किताबें, उन किताबों को जरूर देखना है, ठीक है। अब रिवीजन कब तक कितना हो जाए, अच्छा इसके साथ टेस्ट सीरीज बेहद जरूरी है, अभी चलते रहो, लेना है जरूर। टॉपिक वाइज टेस्ट और संपूर्ण टेस्ट, 2 तरह के टेस्ट देते रहो पढ़ाई के साथ साथ। जो आज टॉपिक पढ़ा, एक बार की संपूर्ण टेस्ट स्किप भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टॉपिक टेस्ट को स्किप मत करना, क्लियर। उससे क्या है, एक कंपाइल होकर दिमाग में पोटली बन जाती है टॉपिक की। ये ठीक है, ऐसे ही है जैसे हम लोग पशुओं के लिए चारा काटते हैं। मान लो गेहूं की कटाई की, फिर उसका तूड़ा या तूड़ी बनाई, और एक व्यक्ति है जो उसके ढेर को पल्ले पे बिछाया, दूसरे ने भी पल्ला डाल के बोला सर बिछाना है, मुझे घर ले जाना है। फिर वो इसने भी किया मेहनत, इसने भी की मेहनत। एक व्यक्ति है जो उसको बिना गांठ बांधे पल्ले को बिना पोटली बनाए खुला छोड़ गया। एक व्यक्ति है जिसने चारों पल उसके कोने पकड़े चादर की और वो गांठे लगा के पोटली बांध के सीक्वेंस से रख गया सिस्टमेटिक। अब बताओ काम किसके आएगा, वो हवा चलेंगी, यानी डाइवर्जेंस आएंगे। इधर उधर आप काम में बिजी होंगे, घर गृहस्थ शादी ब्याह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये व्यक्ति जिसने सीक्वेंस से किया था, पोटली बांधी थी, ये तो जब आएगा उसको याद कर लेगा, आराम से रिवाइज कर पाएगा। ये जो खुला छोड़ गया, इसका इधर चला मैं उधर चला वाली स्थिति रहेगी। तो सीक्वेंस, क्रमिकता, टॉपिक वाइज बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इसी से होता है, बिखरा हुआ ज्ञान कोई काम नहीं आता कभी भी, गांठ बांध लो। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। जो टेस्ट आप दे रहे हो 1 जून से पहले पहले सारे निपटा लेना, क्योंकि अगर अंतिम 20 से 25 दिन में भी आप टेस्ट देते रहे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। मान उससे क्या है कि आपका मोराल नीचे जाएगा। कोई टेस्ट सीरीज में कठिन सवाल आ गया, बेहुदा सवाल आ गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेस्ट सीरीज बनाने वाले, कड़वा सच सुन लीजिए, टेस्ट सीरीज जिसने भी लॉन्च कर, मैंने भी कर रखी है, ध्यान दें, टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, चूंकि मैं इस कोचिंग की जगत में 13-14 साल से हूँ, उनका बेरोजगारों की एक टीम बनाती है। मोस्टली कोचिंगों में वो लोग बनाते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। एक बात, जो सब्जेक्ट से भी पहले कभी पढ़े थे या नौकरी की तलाश में 10,000 की तनख्वाह पे रहते हैं। हाँ, चौंक जाओगे आप ये बात सुन के। बेशक
अच्छे अध्यापक जो है ना, उनकी टेस्ट सीरीज भी ठीक दिखती होंगी आपने, पर बेटा वो ठीक इसलिए आपको दिखती हैं कि आपके लिए तो विषय नया था ना, तो आपने देखा क्या क्वेश्चन है। गुरुजन क्या करते हैं, किताबें मटेरियल पकड़ा जाते हैं, भाई इसमें से बना लो, पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आयोग है कि नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं। तो टेस्ट सीरीज का चुनाव बड़ी सावधानी से करना, बहुत सावधानी से करना। मेरी टेस्ट सीरीज भी है, चाहो तो ले सकते हो, पर लेने से पहले एक फ्री पेपर डाला हुआ है डेमो, पहले उसको देखना, एक आरपीएससी के पेपर को देखना और फिर मिलान करना कि गुरुजी ने उसके अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया, तब लेना, वरना मत लेना। सभी की कह रहा हूं मैं, चाहे किसी से भी लें। आप सुनिए, 1 जून से पहले पहले जरूर कर देना, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं देना है, फ्री रहना है। अब रिवीजन की सर कितनी बार कोर्स करें, क्या ये 4 महीने की रणनीति सटीक रहेगी? देखो, रिवीजन कम से कम 4 रिवीजन विषय के आपके पेपर में जाओ उससे पहले हो जाने चाहिए। अभी 31 अप्रैल तक, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने में आज से भी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो 90 दिन है, ध्यान देना। और 90 ही टॉपिक हैं, लगभग 96 टॉपिक हैं, टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे स्टूडेंट जो शिकायत है कि सर कई कई दिन में लेक्चर आ रहा है, बेटा आज से भी शुरू करते हैं ना, तो भी क्या होता है, केवल जितने दिन हैं उतने टॉपिक हैं, आराम से 2 टाइम रिवीजन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो कि एक वीक में हमने 5 टॉपिक पढ़े, 3 पढ़े, 2 पढ़े, जितना भी पढ़े अभी तक, तो उसका एक बार पर वीक, प्रति वीक उसको पिछले का रिवीजन कर दो। मंडे को नया टॉपिक जब पढ़ने जाओ ना, उससे पहले आप सारे टॉपिक सैटरडे तक के क्लियर कर लो। 2 रिवीजन हो गई, यहीं की यहीं 2 हो गई, कितना मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी पूरा टॉपिक कवर करते 2 रिवीजन अप्रैल तक करो, फिर 1 मई से लेकर 30 मई, 30 दिन में जब 2 रिवीजन आप कर चुके होंगे ना, तो तीसरा रिवीजन बहुत आसानी से 1 महीने में पूरे हो जाएगा। 90 के 90 टॉपिक को आप आराम से 30 दिन में कर सकते हो। कैसे? एक दिन में 3 टॉपिक का रिवीजन बड़ा ही आराम से होगा। बहुत अच्छे कर सकते हो कि नहीं? एक दिन में स्वतंत्रता पढ़नी है, एक दिन में समानता पढ़नी है, एक ही दिन में मान लो न्याय, तो 3 टॉपिक जो आपने 2 बार रिवाइज कर लिए, क्या नहीं कर सकते? आसानी से होगा। एक रिवीजन हो गया पूरे महीने में। और आप जानते हैं एग्जाम से जस्ट पहले हम सुपर फास्ट बन जाते हैं, तो वहाँ 1 जून से लेकर जून का प्रथम पखवाड़ा है 15 जून के आसपास तक, आप सुनिश्चित करेंगे कि एक रिवीजन उसमें भी हो जाए। रही बात 15 से 23 तक का जो समय मिले, आप अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से वो तब बताएंगे उसको कैसे मैनेज करें। मस्त रहो, बिंदास रहो, क्योंकि 4 रिवीजन बिना सुनिश्चित किए मैं कतई नहीं कह सकता कि आप लगने की दौड़ में हो। चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे आपने बहुत बेहतरीन किया है सब कुछ, लेकिन कम से कम इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। समझ में आया? पहले सिलेबस को टॉपिक में डिकोड कर लो, इतने घंटे चाहिए, फिर मटेरियल कैसा हो को डिकोड कर लो, फिर आप उस पर कितने रिवीजन करोगे ये डिकोड कर लो, टेस्ट सीरीज क्या होता है ये डिकोड कर लो। अब आप यदि पूछेंगे कि सर आपका कोर्स, मेरे पुराने साथी इस एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, यदि एप्लीकेशन को एक्सेस करने में आपको कोई समस्या आती है ना, कैसी भी, तो ये नंबर है हेल्पलाइन, मैं ही इसे उठाता हूँ अभी, आप चाहो तो इस पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन है और इस पे जो है सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, कॉलेज प्रोफेसर का हो या कोई भी हो। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, इसमें मेरा जो कोशिश रहती है, मेरी कोशिश रहती है जीरो टॉलरेंस पर। मतलब गलतियाँ बिल्कुल सहन नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि भाई आप भटको, इससे अच्छा है मैं भटक लूँगा। समग्रता रहती है, यानी अलग से किताबें पढ़ने की अब मैं कह सकता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। आरंभ में जब जब 5 6 7 महीने थे तैयारी के, या एक ऐसा विद्यार्थी जो बीएड करके आता है, तो मैं उसे किताबें पढ़ने की सलाह देता हूँ और किताबें बताता भी हूँ। पर जब बात है 100 या 110-20 दिन की तैयारी में, तो मैं इतनी मेहनत करके पूरी करीब सारी 10 15 20 जहाँ से भी टॉपिक की जो भी डायमेंशन होती है सारी कवर करता हूँ, और तब ये मटेरियल आपके लिए बना रहा हूँ। तो उसमें, और वो भी जीरो टॉलरेंस के साथ, समग्रता के साथ। तो आप पूरी तरह, मैं इसकी ऑन एयर सार्वजनिक है, आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड कर लें मेरी बात को, कि अगर आपका पेपर में
चूँकि आरपी ये बहुत बड़ा दावा है जो मैं बोलने वाला हूँ, एक अच्छे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलूँगा। आरएस में तो ऐसा कह ही नहीं सकते, हवा निकाल दी आरएस मेंस में भी, प्री में भी, क्योंकि वो कोचिंग एक गलत ढर्रे पर चल रही थी, गलत पर। विश्लेषण और आरएनडी करते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इतनी किताबों के साथ आरएनडी करके अब डाल रहा हूँ, 7-7 दिन लग जाते हैं एक टॉपिक को दोबारा से। ऐसे रैंडमली ऑफलाइन में मैं मार्कर दे दो, पढ़ा जाता हूँ, 2 घंटे में हो गया टॉपिक। गणपत जी हैं हमारे, राजपुरोहित जी बाड़मेर से, उनके यहाँ पढ़ाने गया था अभी ऑफलाइन, तो बच्चों से पूछिए, कोई क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाता है क्लास से, क्योंकि विस्तार इतना दे देते हैं। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा 100%, पर इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो मेरिट होगी ना, मेरिट की टॉप 10 रैंक लाने के लिए आपका ये मटेरियल सफिशिएंट है। और क्या चाहिए? नौकरी लगने जितना इसमें से आराम से आता है, खुद देख लीजिएगा, बस यही कहूँगा और कुछ नहीं। तो ये नंबर है और एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है। बस आज का इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करें। और विश्वास करते हुए बस इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं, जिन तरीक़ों की मैंने बात की है। ये वाले जो तरीक़े हैं, हर गुरुजन अपनी तरफ से अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहता, अच्छा ही करता होगा, पर समग्रता में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, तो ये दायित्व तो आपका है। 10-5 हज़ार की फीस देके हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस या ज़िंदगी का पूरा सफल और असफल होने का पैरामीटर किसी पर कैसे डाल सकते हैं? ये कहाँ की बुद्धिमानी है? जाग जाओ, जाग जाओ और जाग जाओ। अब भी कहता हूँ, समय है, भक्ति भाव से बाहर निकलो, समग्रता को पहचानो, सीक्वेंस और इन चीज़ों को खुद से डेवलप करो, या किसी ने अगर मेहनत से कर रखा है तो उसके साथ जुड़ जाओ। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। और हाँ, एक और बात, आरएस यदि दिया है, आरएस, तो आरपीएससी के कुछ लोग मेरे साथ हैं, एक्स चेयरमैन साहब हैं, मेंबर हैं, आरपीएससी के 2019-20 में सचिव रहे पीसी बेरवाल जी हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक सीनियर आईएएस का ऐसा बोर्ड है जो इंटरव्यू करवा रहा है। आप चाहें तो मेरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आरएस मेंस के इंटरव्यू, और आरएस थर्ड पेपर मेरा ऑफलाइन बैच के रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुके हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, और उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आप इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे।